जी देवेंद्र जी, मैं आपका लेख भी पढ़ रहा था जिसमें आपने हवाला दिया है विश्व बैंक की पॉलिसीज का और हाल में जो एनएसओ की रिपोर्ट आई है उसका। और आपने बताया कि किस तरह से किसान की जो इनकम है वो किसान खेतों में काम करने वाले मजदूरों से भी कम हो गई है। तो ये विडंबना देखिए कि जिसके बारे में कहा जाता था कि ये पॉलिसी किसानों को संपन्न बनाएगी, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो निर्यात होंगे, उनको ज्यादा इनकम मिलेगी, वो उल्टा रहा है। हालांकि जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी आय बहुत बढ़ गई हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन किसानों की आय और भी कम हो गई। तो ये इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने दो आप अटेम्प्ट करूंगा, दो तरीके से उसको देखना चाहूंगा। एक तो पहला ये है कि मुकेश जी, जो आपने लेख की बात की उसमें मैंने एक जिक्र किया है कि 1995 में जब WTO की शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तब मुझे एक ब्रिटिश जो जर्नल है इकोलॉजिस्ट ने इनवाइट किया था एक कॉलम के लिए। और उसमें उनका ये सोच थी कि अगर मैं कंपेयर कर पाऊं कि WTO के आने के बाद भारत के किसान जो है उनको कितना फायदा हुआ है, ये कंपेयर करना था अमेरिकन किसान या यूरोपियन किसान को भारत के किसान के साथ। जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तब मैंने पाया कि इट विल बी अनफेयर कि अगर मैं किसान को, भारत के किसान को यूरोप के किसान के साथ कंपेयर करूं। जो मैं कर पाया वो ये था कि मैंने भारत के किसान को यूरोप की गाय के साथ कंपेयर किया था। और उस लेख में मैंने कहा था कि भारत में किसान को, उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, 90s की बात कर रहा हूं, सेकंड हाफ की। और तब मैंने कहा था कि तकरीबन 40 रुपए प्रतिदिन किसान की हमारे देश में इनकम होती है, जबकि यूरोप की जो गाय है उसको तकरीबन 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। उस समय $2.7 मैंने कहा था। और अच्छा ये रहा उसके बाद कि मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी ये कि इट विल हिट द सेंसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन क्योंकि ये पत्रिका लंदन से छपती है, उसका ये एडवांटेज हुआ कि उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई अगले साल और यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई अगले साल, उन्होंने भी गाय की सब्सिडीज के साथ जो किसानों की इनकम या डेवलपिंग कंट्रीज की जो एवरेज इनकम थी उसको कंपेयर किया। लेकिन अफसोस देखिए कि 1990 के 5 के उस पीरियड में जब मैंने ये WTO आने के बाद जब मैंने ये अध्ययन किया था, तो उस समय मैंने हिंदुस्तान के किसान को यूरोप की गाय के साथ कंपेयर किया था। लेकिन आज देखिए, अगर हम सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे एनएसओ का 2018-2019 के लिए हमारे सामने अब आया है सितंबर में, उससे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप भारत के किसान को भारत की ही गाय के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर खेती से, उसमें पता चलता है उस सर्वे में कि खेती से, सिर्फ खेती की बात कर रहा हूं मैं, मतलब क्रॉप कल्टीवेशन से जो इनकम है वो 27 रुपए प्रतिदिन किसान को हो रही है। और आप जानते हैं मनरेगा के वर्कर को एवरेज में कहूंगा 200 रुपए मिलते हैं, जितने भी 100 दिन का वो काम करता है। और अगर हम गाय को देखें, मेरा मानना है कि ये 27 रुपए जो किसान की इनकम है, ये जो गाय से इनकम होती है, जो भी लैक्टेटिंग गाय है यानी जो दूध देती गाय है, अगर हम उसकी एवरेज, अगर हम मान के चलें कि उसको 30 रुपए प्रतिदिन का दूध का प्राइस मिलता है, तो आप ये किलो का, तो आप ये देखिए कि वो गाय की इनकम से भी किसान की इनकम कम है। ये एक अपने आप में एक आपको एक बड़ा क्लियर चित्रण देता है कि हमने जानबूझकर खेती को कैसे, जिसको मैं हर बार कहता हूं कि डेलिबरेटली इम्पावरिश रखा है। क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो असली ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस किया जाए फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्री। तो इतने सालों से ये प्रोसेस जो है वो चलता आया और सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसान की इनकम का डिक्लाइन जो है वो कितना हुआ है। दूसरी बात जो इसमें समझनी है कि अभी देखिए, आज की ही एक बात हम देखें, एक अमेरिकन बैंक है जेपी मॉर्गन चेस, उसके सीईओ की मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि भाई क्वांटिटेटिव ईजिंग, अब देखिए हिंदुस्तान में तो मैं ये मानता हूं कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी जो हैं उनको नहीं पता होगा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है। लेकिन एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं कहूं तो ये सरप्लस मनी को जो प्रिंट करते हैं उस प्रोसेस को, चाहे वो फेडरल बॉन्ड्स के माध्यम से हो, हम उस कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाएं, लेकिन ये जाने कि जिसको सिंपल तरीके से कहा जाता है दुनिया में कि नोट जो है वो सरप्लस छापने। और वो प्रोसेस में देखें तो सेंट्रल बैंक्स ने पिछले साल 2020 में $9 ट्रिलियन सरप्लस मनी छापी है।
$9 ट्रिलियन सरप्लस मनी छापी है। अब ये रुपए में कितना होगा, अगर हम इसको गुना भाग करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो ये है, मैं आपको इकोनॉमिक डिजाइन का बता रहा हूं कि कैसे ऑपरेट जी। करता है। और ये बताया गया है कि $9 ट्रिलियन जो हैं, ये बेसिकली स्टॉक मार्केट में गए और ये उसके माध्यम से ये अमीर सुपर रिच जो हैं उनकी जेब में गए। तो सुपर रिच जो है वो और रिच हो गए। आपने देखा है कि लॉकडाउन पीरियड में उनकी आय बढ़ी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि भाई वर्ल्ड बैंक हमें बताता है कि अगर दुनिया में गरीबी को समाप्त करना है तो आपको $100 बिलियन चाहिए। अब देखिए, दुनिया के पास $100 बिलियन नहीं है, लेकिन दुनिया के पास $9 ट्रिलियन हैं जो उन्होंने अमीर लोगों को दे दिए। तो जो जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ साहब हैं, वो आज कह रहे हैं कि इससे ग्रोथ होती है। मेरा मानना है कि यही सोच में प्रॉब्लम है। अगर ये $9 ट्रिलियन हमने आम जनता को बांटे होते सारी दुनिया में, तो आज देखिए कितनी कितनी जबरदस्त ग्रोथ होनी थी। बिल्कुल डिमांड बढ़ती उससे बहुत। अगर हम सबकी जेब में पैसा आएगा तो हम उसको मार्केट में खर्चेंगे, और वो जो मार्केट है उससे डिमांड क्रिएट होगी। और देखिए, आपके व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट उस डिमांड के ऊपर चलेंगे नहीं बल्कि दौड़ेंगे। ये होना था। लेकिन जब आपने अमीर लोगों के ही हाथ में पैसा दिया, तो ऑब्वियसली जिसको आप ट्रिकल डाउन समझते हैं, वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले ही कह दिया कि वो तो फेल हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि इसको सारी इकोनॉमिक सोच को जब तक हम रीथिंकिंग या एक रिविजिट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम कभी समाधान ढूंढ पाएंगे। जो स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है देश की, या जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है देश की, उसका कैसे इकोनॉमिकली जो हम देखें उसकी प्रगति हो पाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।